हेलो बच्चों, तो मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ नया लेक्चर जो कि है L6 और चैप्टर आपको पता ही है प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं हम। देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो चैप्टर फ्लो आपने देखा कि काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं और अब ये चैप्टर जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बस वन एंड ओनली पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। तो आप बोलेंगे इतनी मेहरबानी मैम, चार टॉपिक से आज आप एक टॉपिक पे आ गई। तो ये एक टॉपिक ही अपने आप में सर्वथा व्यथा है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला था कि अब यानी कि टेरिडोफाइटा से जो बातें हैं वो सिमिलर होती जाएंगी, है ना। तो वही बात बार बार रिपीट होगी, कुछ एक दो चेंजेस के साथ। तो अब आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। आपने टेरिडोफाइट लर्न कर लिया, उसी में एक या दो लाइन चेंज करके आपको जिम्नोस्पर्म करना है, उसी में एक या दो लाइन चेंज करके आपको एंजियोस्पर्म करना है, ठीक है। और क्या करना है, एग्जाम्पल चेंज करने, ठीक है। तो अब बार बार हम उतना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ब्रायोफाइटा से ही पीढ़ी, एकांतरण और ये सब पढ़ते आ रहे हैं, तो वही कहानी चलेगी यहाँ पे। तो जिम्नोस्पर्म पहले फोटोग्राफ देख लीजिए, जरूर इसे आपने कहीं देखा है। अगर मैं इसका नाम बताऊंगी तो आप बोलेंगे ये क्या भला है, लेकिन कहीं गार्डन में, पेट्रोल पंप में, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई पेट्रोल पंप के आसपास काफी ये लगा हुआ है। और कहीं अगर आप गार्डन में जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा छोटी हाइट का होता है ये, और ऐसी सी पत्तियां होती हैं। ये भाई साहब और कोई नहीं, ये जिम्नोस्पर्म है और इनका नाम है साइकस, जो आपने जरूर देखे होंगे, चाहे ध्यान दिया हो या ना दिया हो। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल जो डेकोरेटिव वर्ड है, मतलब आज हम जो घरों में पौधे लगाने की नई प्रथा चली हुई है, लोग सजाते हैं पौधों से, घर में पौधे लगाते हैं, तो इनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो चलिए, ये खजूर जैसे ही होते हैं, बस इनकी हाइट छोटी होती है, बढ़ते नहीं है ये। और ये है जिम्नोस्पर्म। नाम बता देती हूँ मैं इनका, क्योंकि कब से कहानियां बता रही हूँ। नाम है इनका साइकस, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म के मेंबर है और ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप गौर से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। चलिए, तो पहला जिम्नोस्पर्म का मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। जिम्नो का मतलब क्या है, जिमन करना? नहीं, जिमन नहीं करना है हमें, ठीक है। जिमन अलग चीज है, जिमन भी करवाएंगे। अब ऑनलाइन क्या है, जिमन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जिमन क्या होता है, कई बच्चे जिमन भी नहीं समझ रहे। पार्टी, खाना, है ना, भंडारा। तो जिम्नो का मतलब होता है जीमो, ठीक है। जिम्नो का मतलब होता है अनावृत, यानी कि अनकवर्ड। और स्पर्म का मतलब होता है, वैसे तो हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्पर्म मतलब जो शुक्राणु है उनको बोलते हैं, लेकिन पादपों के मैनर में स्पर्म नहीं होता। स्पर्म का मतलब होता है स्पोर से रिलेटेड, मतलब स्पर्म का मतलब यहां पे क्या है, बीजाणु से, स्पोर से, ठीक है। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में तो स्पोर इन द सेंस ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड, जो स्त्री के अंदर, जो स्त्री जननांग होता है ना, उसके अंदर जो बीजांड होता है उसकी बात कही हुई है। तो जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो बीजांड है, मैंने सीड वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसमें बीज जो है बाद में बनते हैं, लेकिन जो बीज है प्लस बीजांड है, दोनों ही चीजें, पर जनरली हम बीजांड वर्ड ही यूज करते हैं इनके लिए। तो बीजांड जो है इनके, या बीजाणु जो है वो कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, ठीक है। या तो हम ओव्यूल बोल दें, सीड भी बोल सकते हो। बीजाणु इन द सेंस आप वो वाले बीजाणु में मत ले जाइएगा, क्योंकि स्पर्म का मीनिंग है जो होता है वो स्पोर या बीजाणु होता है, लेकिन हम लेते हैं तब इस वे में लेते हैं, ओव्यूल और सीड के वे में, ठीक है। तो क्या है, जिम्नोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं या बीजांड होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं। अनकवर्ड इन द सेंस ऑफ क्या, कि देखो हम जो नॉर्मल एंजियोस्पर्म अभी पढ़ने वाले हैं, हम अपने आसपास आप जितने भी प्लांट्स देखते हैं मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के होते हैं। और अगर आप उनका फ्रूट देखेंगे, जैसे मैंगो है ना, मैंगो ऊपर से कवर होता है और उसके अंदर उसका बीज होता है, ठीक है। तो ये बीज क्या है, चारों तरफ से फ्रूट से कवर है, फ्रूट की जो लेयर्स है उस बीज को कवर करके रखी हुई है। इनमें ऐसा कोई
सीन नहीं है, इनमें फल बनता ही नहीं है। एक दो एक्सेप्शन जो अभी मैं बताऊंगी। जिम्नोस्पर्म के मैक्सिमम मेंबर्स में फ्रूट नहीं बनता और ये जो बीज है ये खुला ही रहता है, मतलब ऐसा रहेगा बस, इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है। कवरिंग इन द सेंस कि मतलब ऐसी कोई मोटी फल जैसी कवरिंग नहीं है। कवरिंग तो है, ये दिख रही होगी आपको, तो एक या दो लेयर होती है, वो बीज की ही होती है, क्योंकि बीज में भी लेयर्स होती है, परतें होती हैं। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, हर बीज के चारों तरफ क्या होता है, सीड कोट होता है, यानी कि बीज आवरण होता है। तो वो बीज आवरण तो है, लेकिन बाहर जो ये फ्रूट वाला एक्स्ट्रा चीज है वो नहीं होती है। तो इनको हम कहते हैं नेक्ड सीड्स पाए जाते हैं इनमें। नेक्ड का मतलब नग्न अवस्था में, मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कपड़े नहीं दिए गए इन्हें। ठीक है, चलिए। बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं है। ठीक है, ये बात बोल चुके हैं हम कि जो बीजांड है इट मींस ओव्यूल है, सीड है, वो क्या नहीं है, अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं है। अब अंडाशय भित्ति क्या होती है, ये जो फ्रूट है, देखो हमने स्त्रीदानी बनाई थी, अभी तक जैसी बनाती आए हैं वैसे ही बना रहे हैं, आगे भी वैसे ही बनाएंगे, है ना। यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे जो है वो ओव्यूल यानी कि स्त्री का जो अंड है वो रहता है। ठीक है, जनरली अभी आप जब एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, और जैसे मैंने ये कहा फ्रूट जितने भी हम खाते हैं उनमें क्या होता है कि ये चीज तो होती है, जो बीजांड होता है वो तो बीज बन जाता है बाद में। ठीक है, जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। और ये जो बाहर की आउटर कवरिंग है ना, ये पूरी, इसको बोलते हैं अंडाशय, क्योंकि इसमें अंड है, इसको कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अंड है इसलिए इसको अंडाशय बोलते हैं। तो नॉर्मली एंजियोस्पर्म में आगे जाके क्या होगा, मतलब अभी तो हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, ये जो पूरा कवरिंग होती है ना, ये फ्रूट में चेंज हो जाती है ये, और अंदर बीज रह जाता है जिसको हम फल कह देते हैं। लेकिन इनमें ये जो बाहर वाली कवरिंग है ये डीजेनरेट हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। तो सीड जैसा ही रहेगा, नॉर्मल इस तरह का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें अंडाशय भित्ति नहीं है, मतलब अंडाशय की ये जो भित्ति है, जो लेयर है, वो इसमें नहीं है, फ्रूट नहीं बनता। और ये निषेचन से पूर्व या बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। ठीक है, बाद में यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये बीज बन जाएगा, तब भी ये कैसा रहेगा, नेक्ड रहेगा, मतलब अनावृत रहेगा। ये चीज इनमें है ही नहीं, होती भी है तो डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलो अभी जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ऐसी कोई चीज बनती ही नहीं है, सिर्फ ओव्यूल बनता है, सीधा ओव्यूल। ठीक है, इनकी मूल प्राय मुसला मूल होती है। मूल की बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, रूट्स दो टाइप की होती है, एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, इनकी कैसी है, मुसला मूल है, मतलब इनकी मूल कैसी है, ऐसी। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस है इसमें। इनके कुछ जीनस का मतलब वंश, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, कि मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिससे कवक मूल कहते हैं। देखो जब मैंने कवक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हम लाइकेंस के साथ एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, माइकोराइजा, जिसको मैंने कहा था हिंदी में बोलते हैं कवक मूल, जिसमें कवक जो है वो प्लांट के रूट के अंदर रहती है। लाइकेंस तो शैवाल और कवक यानी कि फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपसे कहा था आपकी बुक में माइकोराइजा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कवक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको माइकोराइजा जरूर बताऊंगी, और बताया भी था और एग्जाम्पल भी दिया था। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ इसके ऐसे जीनस है जिसमें पाइनस, प्लांट का नेम है भाई, प्लांट तो क्या ट्री है ये सभी। जिम्नोस्पर्म के अधिकतर मेंबर आपको लंबे लंबे राक्षसों जैसे ही दिखेंगे, ये सब ट्री में आते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ जीनस में जो मूल है, मतलब जो रूट है, उसमें कवक रहता है, फंजाई रहती है, और इसीलिए हम इसको कवक मूल या क्या कहते हैं, माइकोराइजा। ये बात हम पहले कवक के साथ कर चुके हैं। ठीक है, एक और है साइकस, इसका भी बताते हैं। कुछ अन्य
कि छोटी विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। दो तरह की मूल्स पाई जाती हैं, मतलब रूट्स पाई जाती हैं। पहली तो ये माइकोराइजा टाइप की हो गई, जिसको कवक मूल कहते हैं, इसमें तो कवक रहता है। दूसरे टाइप की जो साइकस में मिलती है, ये पाइनस और साइकस क्या है, यही दो मेंबर है। तो जब भी आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे इन दोनों के नाम आते रहेंगे। साइकस का फोटो आपको अभी दिखाया। तो इसकी जो रूट्स है उसमें क्या रहता है, उसमें कवक नहीं रहता है, उसमें साइनोबैक्टीरिया रहता है। साइनोबैक्टीरिया भी हम पढ़ चुके हैं, और जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था तब बताया हुआ था कि ये क्या करते हैं, रूट्स के अंदर रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे नाइट्रोसोम, नाइट्रोबैक्टर, एनाबिना पढ़े थे ना। तो ये किस में रहते हैं, साइकस की रूट में। लेकिन इस रूट को फिर क्या कह देते हैं, प्रवाल मूल। अब आप बोलोगे प्रवाल मूल क्यों कहते हैं, भाई ये तो कवक से बनी है इसलिए कवक मूल कह रहे हैं, इसको कुछ नाम अलग देना पड़ेगा, तो इसको प्रवाल मूल कहते हैं। ठीक है, इसको माइकोराइजा कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोइड। ये भी हमने पढ़ा था, जब हमने माइकोराइजा पढ़ा था तब मैंने ये बताया था कि एक होती है कोरोइड टाइप की, जो किसी में जिसमें साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। सब पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। चलिए, तो कोरोइड टाइप की होती है इसकी रूट्स में, ठीक है, साइकस की रूट में। कैसे दिखती है ये, देखो ऐसे दिखेगी। अगर ये साइकस की रूट है तो इसमें ऐसे अंदर ये रहेंगी, ठीक है, नोड्स बना लेंगी ये, इनको कोरोइड और इनको माइकोराइजा। चलिए, जिम्नोस्पर्म जो है वो अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, मतलब जहां पे टेम्परेचर ना तो अधिक गर्म टाइप का है ना, डेजर्ट एरिया, गर्म से मेरा मीनिंग है डेजर्ट एरिया की बात नहीं करे, चेंज होता रहता है। जैसे आप जहाँ रहते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे क्या होता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, ऐसे मौसम चेंज होते रहते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रीम, जहाँ पे बहुत ठंडक होती है और क्या होता है, सर्दी होती है। तो ऐसे इलाकों में भी कुछ जातियां इसकी मिलती है, स्पीशीज मिलती है, और कुछ ऐसे इलाकों में मिलती है हमारे जैसे, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। साइकस हमारे यहाँ नेचुरली नहीं उगता था, है ना, ये बता देती हूँ। ये तो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं और उसको उगाते हैं खाद वाद डाल के। नॉर्मली अगर आप नेचर में देखें तो आपको कहीं साइकस उगा हुआ नहीं दिखेगा, वो गमलों में ही हम लाते हैं और फिर उसे जमीन में बो देते हैं। लेकिन नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से साइकस हमारे जैसे एनवायरनमेंट में नहीं उगता है। ठीक है, चलिए, जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी व वायु को सहन कर सकती है। देखो, दो तरह के टेम्परेचर मैंने बोले, एक तो ये मिलेगा या तो बहुत सर्दी है वहां पे भी मिलता है ना, एक होता है गरम, जिसको गरम इन द सेंस में एक्सट्रीम हॉट की बात नहीं कर रही, मतलब रेगिस्तान की बात नहीं कर रही, जहां पे टेम्परेचर जैसे अभी हमारे इधर क्या हो रही है, गर्मी चल रही है, आपके इधर भी गर्मी चल रही है, ऐसी गर्मी की बात करें तो ऐसे इलाकों में रहता है। ठीक है, तो जो सर्दी में रहते हैं उसका एग्जाम्पल, मतलब ठंडे इलाकों में रहते हैं, उसका मैं दे देती हूँ पाइनस, जो हम ये अभी पीछे देख कर आए हैं। और गर्म इलाकों में रहने वाले में मैं आपको दे देती हूँ साइकस का एग्जाम्पल। यहाँ पे पाइनस नहीं उगेगा, साइकस तो हम ले आए डेकोरेशन के हिसाब से, उगाते भी हैं, मतलब उसको जमीन में डाल देते हैं। हालांकि उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि उसको वैसा टेम्परेचर नहीं मिलता वो, लेकिन फिर भी हम उगा लें। लेकिन पाइनस तो आप चाह के भी यहाँ पे नहीं उगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक्सट्रीम, मतलब उसको बहुत ठंड चाहिए, ऐसे इलाकों में रहता है। तो दोनों ही कंडीशन वाले इसके पास क्या है, ट्रीज अवेलेबल हैं। अब दोनों ही कंडीशन में रहते हैं तो कुछ इनमें क्या होंगे, अनुकूलन होंगे, जिसकी वजह से ये सर्दी, गर्मी, बारिश को सहन कर सके। वही बात यहाँ कही गई है कि जिम्नोस्पर्म की पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं, इसीलिए ये गर्म वाले में भी रहते हैं, नमी वाले में भी रहते हैं, और बहुत तेज हवाएं चल रही हो वहां पे भी रहते हैं, और ठंड वाले इलाकों में भी रहते हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। अभी जो हमने साइकस देखा वो तो ऐसा ब्रॉड सा फैला हुआ था, है ना। पाइनस का फोटो आपको बताएं उससे पहले मैं आपको बता दें, देखो पाइनस जो होता है ना, उसमें दो तरह के तने होते हैं। एक तो होता है लंबा, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग शूट, यानी कि बड़ा शीर्ष, और इससे निकलती है छोटी छोटी ब्रांचेस, इसको बोलते हैं ड्वार्फ शूट, यानी कि छोटी शाखाएं।
पाइनस में दो तरह की पत्तियां होती हैं। एक तो होती है नॉर्मल पत्ती जैसी, फॉलीज लीव जिसको कहते हैं, है ना, नॉर्मल पत्ती जैसी, और एक होती है स्केली यानी शल्क पत्तियां। अब ये शल्क क्या है? शल्क होता है पत्ते जैसा, मतलब पेपर टाइप, है ना। तो इसके जो एक तना होता है इस पे तो होती है शल्क वाली पत्तियां, ऐसे छोटी छोटी सी, है ना, स्केली लीव्स जिसको बोलते हैं। और ये जो तना है ड्वार्फ वाला, इस पे नॉर्मल वाली लीफ होती है, लेकिन कहाँ? यहाँ पे नहीं होती, इस वाले तने पे नहीं होती, एकदम टॉप पे। ये देखो ऐसे लंबी लंबी गुच्छों में। हालांकि आपको लग रहा होगा ये कैसा पेड़ है, लेकिन मतलब बहुत सारे तने होंगे। अगर मैं आपको इसको हर जगह ऐसे छोटे छोटे तने बना दूं और पत्तियां बना दूं तो आपको काफी हरा भरा दिखेगा। ये हमने तो अभी समझने के हिसाब से आपको 2-3 क्या बताए हैं। तो ये कैसे दिखते हैं? अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये आपको इस तरह के शेप के दिखेंगे, कोनिकल शेप, जैसे अशोक का पेड़ दिखता है ना, कोनिकल शेप का, वैसे दिखते हैं। पाइनस का भी दिखता है और अधिकतर, इसलिए इसको बोल रहे हैं शंक्वाकार पौधे की पत्तियां जो हैं वो सुई की तरह होती है, निडल लाइक होती है। ये देखो मैंने बनाई भी ऐसी है, ये वैसी पत्तियां नहीं है ना, डिजाइन जैसी हम बनाते हैं, ये वाली ऐसी पत्तियां नहीं, ये ऐसी सुई जैसी पत्तियां हैं। फोटो देखना चाहेंगे? ये देखिए, दिख रही होगी आपको, ये देखो लंबी है पत्ती। जो प्याज की पत्तियां देखी है आपने? हरे प्याज जब हम खाते हैं, स्प्रिंग ऑनियन, है ना, प्याज जब वो उगते हैं तो हरी पत्तियां खाते हैं ना, प्याज की सब्जी बना के, उसकी पत्तियां कैसी होती है? वैसी पत्तियां हैं, लेकिन वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। ये निडल लाइक है, मतलब थोड़ी हार्ड है, क्योंकि मैंने कहा वायु बहुत तेज, एक तो हाइट लंबी है ना, पहाड़ों पे ज्यादा मिलते हैं ये पाइनस, और उसके बाद क्या है, हवाएं चलेगी तो भाई पत्तियां, तो प्याज की पत्ती कितनी सॉफ्ट होती है, ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी, ये एकदम कड़क एटीट्यूड में, ठीक है। तो ये लंबी होती है इसकी पत्तियां, ऐसी हमारे नॉर्मल जो पत्ती हम शेप बनाते हैं वैसा शेप नहीं है। ये क्या है अभी बताएंगे, इनका नंबर आएगा, चिंता मत करो। ये देखो, ये पाइनस का टॉप व्यू है, इसकी भी पत्तियां देख लो भाई, ये भी पाइनस ही है। देखो सब लंबी लंबी है ना, और कितना घना दिख रहा है। वो मैंने बनाने में 2-3 शूट बनाए, वरना ये कैसे दिखते हैं, कॉनिकल शेप ऐसे, ठीक है, शंक्वाकार। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं, वह अगुणित लघु बीजाणु व बृहद बीजाणु बनाते हैं। ये टेरिडोफाइट से कहानी चलती आ रही है। टेरिडोफाइट में हमने बोला था कि टेरिडोफाइट में 2 तरह के बीजाणु बनते हैं, एक तो होते हैं छोटे बीजाणु जिनको लघु बीजाणु कहते हैं, और एक होते हैं बृहद बीजाणु या गुरु बीजाणु जिसको मेगास्पोर कहते हैं। वही कहानी यहाँ पे भी है, 2 तरह के मिलेंगे। और ऑब्वियसली बात है कि जो लघु बीजाणु बनेंगे वो क्या बनाएंगे, नर, ठीक है, जो माइक्रो हैं, जो माइक्रोस्पोर्स हैं। इसमें एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। और दूसरे हैं मेगा वाले जिसको हम गुरु बीजाणु या बृहद बीजाणु कह रहे हैं। ये क्या बनाएंगे, मादा युग्मक, नर व मादा समझ लेंगे, युग्मक लिखना ना भूलें, गैमेट बनाएंगे। पर इनमें क्या चेंज है टेरिडोफाइट से, कि टेरिडोफाइट में तो हमने देखा लीव्स होती थी, है ना, पिछला लेक्चर अगर आपने लिया हो कि लीफ के नीचे ये बनते थे, ऐसे बताया था ना सिलेजिनेला में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो लीफ की साइज ही देख लो भाई, लंबी सी लीफ है। इसमें स्पेशल टाइप की लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण बनती है इन बीजाणुओं को बनाने के लिए। कैसे बनती है पढ़ते हैं अभी। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण, यहाँ गया ना लघु बीजाणु पर्ण, अभी इसको समझाती हूँ मैं। और लघु बीजाणु धानी होती है जिन्हें लघु बीजाणु धानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। क्या कह रहा है ये, कि मैंने बोला इस पे स्पेशल टाइप की, ये नॉर्मल लीफ है। अब इस नॉर्मल लीफ के अलावा भी इसमें जब क्या बनना होगा, नर व मादा युग्मक बनते होंगे। एक स्पेशल बात, ब्रायोफाइटा के बाद से हमने अलैंगिक जनन की बात करना छोड़ दिया है, अगर आपको ध्यान हो। टेरिडोफाइटा में मैंने लाइन लिख दी थी कि टेरिडोफाइटा में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ठीक है, कोई अलैंगिक जनन नहीं है। सेम हियर, यहाँ पे कोई अलैंगिक जनन नहीं है, क्योंकि बार बार वो बात रिपीट नहीं, अब से अलैंगिक जनन बंद, ठीक है। अलैंगिक जनन इन द सेंस ऑफ कि वो जो टुकड़े टुकड़े खंडन करके हम पौधे, नया पौधा बना रहे थे, वो वाली चीज अभी क्या नहीं है, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं है, टेरिडोफाइट में नहीं है, एंजियोस्पर्म के कुछ पादपों में आ जाएगी वापस।
देखो इनमें जो ये लीफ होती है, इनके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की लीफ पाई जाती है। और ये स्पेशल टाइप की लीफ कहाँ से बनती है? जो स्केली लीफ मैंने आपको बताई, शल्कीय पत्तियां जो बताई येलो कलर की, यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेशल टाइप की पत्तियां बनेंगी, ऐसे 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 ऐसे, और एक बनती है टॉप पे। अब ये जो शल्की पत्तियों पे बन रही है यहाँ पे, मतलब ड्वार्फ शूट और लंबे वाले शूट के बीच में अक्ष पे तो जो बनती है वो तो होते हैं नर शंकु। अभी बता रही हूं शंकु कैसे बनता है। और जो टॉप पे होते हैं वो मादा शंकु बनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्या देखो, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, ये यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये शल्की लीफ है, मतलब क्या है वो स्केली लीफ है। यहाँ पे एक वही थोड़ी सी ब्रांच निकलेगी और लघु पर्ण बनना शुरू हो जाएगी, मतलब माइक्रो स्पोरोफिल बनेगी। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल, वहां पे तो लंबी लंबी पत्तियां बन रही थी, यहां पे देखो ये ऐसे अरेंज रहती है। मैं अभी थोड़ा दूर दूर बना रही हूं अभी, क्योंकि आपको समझाना है। पास पास रहेंगी। अब ये पास पास रहेंगी तो जो कोन जैसा, मतलब एक फूल जैसी संरचना, हालांकि ये फूल नहीं है, फूल जैसी संरचना बना देती है, इसी को हम बोलते हैं शंकु। क्योंकि इसका भी शेप कैसा है, कॉनिकल रहेगा, मतलब ऐसा सा रहेगा। ये मैंने लाइन आपको क्या करी है, समझाने के लिए बनाई है, ऐसी लाइन बाहर होती नहीं है। ठीक है, गलत फहमी। तो एक होता है लघु शंकु, मतलब लघु पर्ण का जो शंकु होता है उसको हम क्या कह देते हैं, नर शंकु कह देते हैं, क्योंकि इसमें छोटी पत्तियां होती है। अभी मादा शंकु की बात करते हैं। सेम स्केली लीफ होगी एक, ये येलो वाली लीफ, लेकिन ये कहां बनेंगे, ये कहां बनेंगे, टॉप पे। तो ये वो मैं लंबा वाला बना देती हूँ, इस पे आएगा और लघु पर्ण बनेगी। लघु पर्ण का शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसे। तो ये भी कैसा हो जाएगा, शंकाकार हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं गुरु बीजाणु पर्ण से बना हुआ। ये क्या है, ये लघु बीजाणु पर्ण है, जो पर्ण हमने बनाई। ये क्या है, गुरु बीजाणु पर्ण। और ये जो शंकु बना है इसको क्या कहेंगे, मादा शंकु। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता है ये मादा शंकु, इसमें नर युग्मक बनेगा, इसका शेप भी डिफरेंट है, लीफ भी डिफरेंट है, शेप साइज में। ठीक है, इसकी लीफ का देखो मैंने अलग शेप की बनाई है, इसलिए गुरु बीजाणी और लंबी भी है उनके कंपैरिजन में। ये कोन भी बड़ा है और इसका कोन भी छोटा है, अभी बताएंगे कौन। चलो, जिस शंकु पे गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु धानी होती है उन्हें लघु गुरु बीजाणु धानी अथवा मादा शंकु कह लेते हैं। टेरिडोफाइट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे सिर्फ पर्ण बन रही थी, लघु बीजाणु पर्ण बन रही थी, गुरु बीजाणु पर्ण बन रही थी। यहाँ पे शंकु बनने लग गया है। ठीक है, और यहीं से अब एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनने लग जाएगा। तो ये विकास की प्रक्रिया को हमें बताता है। ठीक है, चलो अच्छा, पहले वो बता दें आपको, क्यूरियोसिटी आपकी थोड़ी सी खत्म कर देते हैं। ये लो भाई, ये देखो, ये है हमारे पाइनस। ये देखो, इसके और इसमें डिफरेंस कर पा रहे हो, ये तो है लघु शंकु वाला, मतलब लघु बीजाणु जो है वो बनेंगे। तो ये तो है नर शंकु, शेप और सब आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, बहुत छोटी पत्तियां और थोड़ा सा पिचका भी है, भुट्टे जैसा। और ये है गुरु शंकु, मतलब कि गुरु बीजाणु पर्ण का शंकु, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मादा शंकु। कौन, और ये है नर। अभी हम पाइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइकस पे आए नहीं हम अभी, ये और ये। ठीक है, अब डिफरेंस कर पा रहे हैं क्यों हम इसको एक को बोल रहे हैं। और इसी को बड़ा करके मैंने आपको यहां बताया है, ये क्या है, ये वही मादा शंकु है, किसका, पाइनस। अभी हम पाइनस की ही बात कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है, ये देखो। और
ये जब इसमें से पूरा मतलब क्या होगा, इसमें से ओव्यूल बनेंगे, निषेचन हो जाएगा, बीज बन जाएगा, बीज गिर जाएगा, यही बनेगा इस पे गुरु बीज। भाई फीमेल पे ही तो बनते हैं बीज, नर तो सिर्फ क्या ट्रांसफर कर देगा, अपने युग्मक ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे आ जाते हैं युग्मक, निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाएगा, बीज बन जाएगा, बीज नग्न होगा, फिर बीज गिर जाएंगे, इस अंदर की तरफ बनते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना। इस पत्ती को अगर आप देखोगे ना, यहाँ से आपको दिख रही होगी, इस जगह पे अंदर की तरफ अंदर बनेंगे। ये नाक के फन जैसा शेप होता है इसका, ऐसा ऐसा, है ना। और यहाँ पे इस जगह पे जो होते हैं वो बीजाणु छुपे हुए रहते हैं, फिर ये निकल जाते हैं, फिर ये सूखने के बाद ऐसे एज इट इज रहता है। तो इसको डेकोरेटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में काम में लिया जाता है। नैनीताल जब मैं गई थी तो वहाँ पे मिल रहे थे ये, और बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, उनके लिए तो पेड़ से तोड़ने की बात है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए यूनिक है, हमारे लिए पाइनस नहीं है, और वो भी कहीं से लाए हुए हैं, अगर क्योंकि वहाँ पे जब ठंड रहती है तभी उगते हैं, तो वहाँ पे ये बिकते हैं डेकोरेटिव प्रोडक्ट के, इसको रखा जाता है घर में, है ना, अच्छे दिखते हैं लुकिंग वाइज, इसीलिए तो डेकोरेटिव फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। एक चीज जो यहाँ पे मुझे बतानी है, जो पाइनस और साइकस में हम अंतर करेंगे, कि पाइनस में क्या होते हैं, जो लघु वाले जो शंकु है, मतलब जो नर शंकु है और मादा शंकु है, आप देख रहे हो एक ही पेड़ पर लगे हुए हैं, है ना, नर व मादा, नर शंकु मादा शंकु एक ही पेड़ पर है, सेम पेड़, सेम ट्री पर। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोनोओशियस। क्या कहानी है ये, इस वर्ड को देख लीजिए, 12th में फिर आने वाले हैं। ऐसे पादप जिसमें नर व मादा एक ही पेड़ पर रहते हैं, अब ये नर और मादा शंकु बोलो या चाहे नर व मादा बोलो, एक ही पेड़ पर रहते हैं, मतलब एक ही ट्री पे रहते हैं या उगते हैं, उसे हम द्विलिंगाश्रयी। देखो द्वि वर्ड आ रहा है, मतलब दोनों, दो ही लिंग है, या तो मेल या फीमेल, तो जब दोनों ही लिंग एक पर मिलते हैं तो उसे द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंग आश्रय, मतलब इनका आश्रय कहाँ है, दोनों लिंग का एक ही जगह पर है। या फिर मोनोओशियस का मतलब एक ही, मोनो का मतलब होता है एक, और ओशियस का मतलब होता है घर। इंग्लिश में तो, और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है भाई, यहाँ पे तो द्वि आ रहा है और यहाँ मोनो आ रहा है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड का मीनिंग अलग है। मोनो का मतलब एक, ओशियस का मतलब घर, मतलब एक घर। एक घर कब होगा, जब नर व मादा दोनों एक जगह पे रहेंगे। अगर नर व मादा दोनों अलग जगह पे रहेंगे तो दो घर हो जाएंगे ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिए, दोनों अपने आप में कॉन्ट्रास्टिंग है, अलग अलग शो करते हैं और आगे तक काम आएंगे। तो ये एक खासियत है। जब हम साइकस की बात करेंगे, साइकस को आने दो, चलो यहां तक बात हो गई। गुरु बीजाणु यानी मादा शंकु बनता है। मादा शंकु के बाद बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलेंगे। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा पहुंचते हैं या हवा के द्वारा ले जाए जाते हैं। क्या कहानी, वही निषेचन करवाना है। ये पेड़ है, इस पे क्या उग रहा है, अगर पाइनस की बात करें तो इस पे ये लघु शंकु, मतलब क्या उग रहा है, ये नर शंकु है। इसमें क्या बन रहे होंगे, नर युग्मक बन रहे होंगे, है ना। ऊपर टॉप पे क्या है, पाइनस की ही बात कर रही हूं मैं, बार बार अभी कह रही हूं। ये मैंने एक एक ही बनाए भाई, बहुत सारे होते हैं, आपने फोटोग्राफ में देखा ना। ये क्या हो गया, मादा शंकु हो गया। नर से नर युग्मक बनेंगे और नर युग्मक हवा के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे, मादा पे पहुंचेंगे, और नर व मादा युग्मक में क्या होगा, निषेचन। निषेचन से क्या बनेगा, युग्मनज यानी कि जाइगोट। ये कहानी सब पहले हम पढ़ चुके हैं। जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा, और जिम्नोस्पर्म के सारे मेंबर कैसे हैं, द्विगुणित हैं। हम विकसित तरीके पर जा रहे हैं। सीखती के ये पेड़ जो है वो भी द्विगुणित है, और इससे क्या बनेगा, वो बीज बनेगा, बीज उगेगा और वापस पाइनस का ट्री बन जाएगा। यही कहानी अल्टरनेटिव जनरेशन। हवा द्वारा बीजांड, बीजांड किसको बोल रहे हैं, इसको तो नर युग्मक बोल देते हैं। मादा पे जो बनता है उसको हम बीजांड बोलते हैं। ठीक है, मादा युग्मक होता है इसके अंदर होता है, बीजांड के अंदर। नेक्स्ट है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है।
बात हो गई, जिसमें भ्रूण विकसित होगा और बीजांड से बीज बनेंगे, बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ये बात हम 2-3 बार कर चुके हैं, नग्न है इनके बीज, यानी नेकेड है, ये हमने देख ही लिया पाइनस को। आ जाते हैं अब कुछ कहानी पे, साइकस की कहानी पे, ठीक है। ये साइकस जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर बताया था, उसकी पत्तियां भी ऐसी ही हैं, निडल लाइक। हाँ, इनकी पत्तियों में मैं आपको एक बात बता रही थी कि जो पाइनस होता है ना, जो जिम्नोस्पर्म के मतलब अधिकतर मेंबर भी है, इनकी पत्तियां ऐसी लंबी है, साथ में इनमें कैसे स्टोमेटा है, इनमें सनकन स्टोमेटा है। सनकन स्टोमेटा मतलब अंतःगर्त रंध्र, रंध्र, स्टोमेटा मतलब रंध्र, मतलब इनकी मान लो ये पत्ती है ना, इनकी पत्ती में नॉर्मल जो पत्ती होती है उसमें ऊपर सरफेस पे क्या होते हैं, ये रंध्र होते हैं। रंध्र पता है ना, पत्तियों में रंध्र होते हैं। इनके रंध्र अंदर छुपे हुए हैं ऐसे, यहाँ पे रंध्र है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगहों पे रहते हैं, जैसे पाइनस मैंने बोला ठंडे इलाकों में जहाँ पे बर्फ होती है वहां पे रहता है। पानी है तो सही, लेकिन पानी किस फॉर्म में है, बर्फ की फॉर्म में। वो पानी मिट्टी में जब बर्फ पिघलेगी तभी जाएगा, वरना बर्फ जमी रहेगी तो मिट्टी भी उसको अवशोषित नहीं कर पाती उस पानी को। तो पानी की एक तरह से क्या होती है, कमी होती है। तो ये जो सनकन स्टोमेटा होते हैं ना, ये वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन समझते हैं ना, पत्तियों के रंध्र से पानी का वाष्प बन के निकल जाना, जो कि नॉर्मल आप अगर किसी भी अपने आसपास के पौधों में देखेंगे या ऐसे इलाकों में देखेंगे जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना, हमारे जैसे हम जिस टेम्परेचर के रहते हैं उस टेम्परेचर में, तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, क्योंकि रंध्र पूरी पत्ती पर होते हैं और ज़्यादा होते हैं। इसमें कम होते हैं, प्लस कैसे होते हैं, अंतःगर्त यानी सनकन टाइप के होते हैं, क्योंकि इनको पानी का क्या करना है, कम वाष्पोत्सर्जन करना है, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं हो और जो रूट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित न करना पड़े, ठीक है। तो इस वजह से इनकी एक खासियत होती है। ये तो था पाइनस, और ये साइकस। साइकस का कोन देख लीजिए टॉप पे एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ही कोन दिख रहा होगा, दो नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि साइकस कैसा है, साइकस कैसा है, साइकस स्पेशल है। ये तो पाइनस का फोटो है, मैं लिख साइकस कर रही हूँ, ठीक है। साइकस जो है उसमें नर और मादा शंकु, शंकु तो बनते हैं इसमें भी सेम, लेकिन दोनों अलग अलग पेड़ों पर पाए जाते हैं। मतलब इसमें दो तरह के ट्रीज हैं, एक ऐसे जिसमें मेल वाला शंकु मिलेगा, और ऐसा कि ऐसा दूसरा भी होगा जिसपे सिर्फ फीमेल ही लगेगी। तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे सिर्फ साइकस को नहीं, ऐसे जितने भी प्लांट है जिसमें दो तरह के फूल लगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। अगर आपने मेरा वो 12th क्लास देखा नहीं होगा, 12th क्लास में मैंने बताया है खीरे, खीरे जो हैं वो कैसे होते हैं, एक ही पेड़ पर दोनों जो है नर व मादा पुष्प, पुष्प ही उसके अलग होते हैं। एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होता है कि कई में नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है, और कुछ में दोनों एक ही पुष्प के अंदर होते हैं। तो खीरे में हमने देखा था कि वहां पे नर और मादा पुष्प एक ही ट्री पर रहते हैं, लेकिन उसके पुष्प अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल मैंने करवाया हुआ क्लास 10th में, उसका टॉपिक भी यही है, एक लिंगाश्रयी द्विलिंगाश्रयी क्या होते हैं। आप चाहे तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, क्लास 12th का है वो, शायद 2nd चैप्टर में है, लेक्चर ध्यान नहीं है मुझे, चाहे तो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है, मतलब विजुअलाइज भी करवाया है, उसको दिखाया है प्रैक्टिकल करके, तो देख सकते हैं। तो इसमें दोनों नर व मादा अलग अलग पेड़ों पर मिलते हैं, इसीलिए इसको एक लिंगाश्रयी, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, डाइओशियस। दो घर कब होंगे, जब नर और मादा अलग रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये देख लिया आपने इसका कोन। इसका कोन इतना खूबसूरत नहीं है, इसको सजाते नहीं है, जनरली ये सूख जाएगा, है ना, सूख जाता है ये तो मेल कोन है, फीमेल वाला भी होता है, ये सूख जाता है और ऐसे मुरझा सा जाता है, इसको डेकोरेशन में काम में नहीं लेते। चलिए, अब कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अभी जिम्नोस्पर्म में दो तरह के प्लांट पढ़े, का एग्जाम्पल लिया पाइनस और साइकस। ये जो है, ये क्या है, ये मैंने आपको पिछले
लेक्चर में एक फॉसिल शब्द यूज किया था, जीवाश्म शब्द यूज किया था। जिम्नोस्पर्म में गिंको, गिंगो, ठीक है, गिंगो हिंदी में लिख दूं गिंगो, इसको गिंगो बोलते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी है, के साइलेंट, गिंको। तो गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा, गिंगो किसको कहते हैं, हमारे तो वो नाक में से निकालते हैं उसको गिंगा कहते हैं, ठीक है, तो गिंगा से याद रखा है मैंने। गिंगो बाइलोबा जो है, ऐसा कहा जाता है कि कहा क्या है ही, जीवित जीवाश्म है। इसको याद रखें, नोट कर ले कहीं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, लिविंग फॉसिल। क्यों लिविंग फॉसिल? कि जब खुदाई की गई तो आपको ये चट्टान दिख रही है, इस चट्टान पे ऐसी पत्ती का प्रिंट मिला, पत्ती नहीं मिली, प्रिंट मिला, और फिर उसको नाम दिया गया गिंगो, है ना। फिर कुछ सालों बाद जब और रिसर्च हुई तो पता हुआ कि ऐसी ही पत्ती तो हमें नेचर में मिल रही है, मतलब हमने ऐसा पेड़ ढूंढ लिया। पहले तो हम इसको समझ रहे थे कि ये क्या होगा, ये सिर्फ जीवाश्म है, लेकिन फिर इसके पेड़ मिलने लग गए, तो इसको हम बोलने लग गए जीवित जीवाश्म। तो बोले अब जीवित जीवाश्म क्यों बोला? क्योंकि गिंको में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है वो टेरिडोफाइटा से आया है। अभी भी इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो जिम्नोस्पर्म से मिलते जुलते नहीं है, ठीक है तो ये जिम्नोस्पर्म में ही रखा है इसको, लेकिन कुछ चीजें, जैसे अभी हमने नर शंकु मादा शंकु की बात की, पाइनस का जो नर युग्मक होता है, पाइनस का जो नर युग्मक, मतलब नर युग्मक बनेगा ना कोन में से, यहाँ पे आ जाओ भाई, नर युग्मक बनेगा, इसमें से मादा युग्मक बनेगा, तो इसका जो नर युग्मक है और साइकस का जो नर युग्मक है ना वो चल है, मतलब ऐसे पंख वाले हैं, ऐसा कुछ दिखता है पंख वाला। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगी अभी इसका, कि ये जो परागकण, इसको क्या बोलेंगे, नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं, परागकण ही तो बोलते हैं। अभी एंजियोस्पर्म में परागकण नाम आने लग जाएगा, लघु बीजाणु परागकण, है ना। तो इसके परागकण ऐसे होते हैं येलो कलर के, और जब पाइनस में ये कोन में से परागकण निकलते हैं तो उस एरिया में सब जगह आसमान में येलो येलो सा हो जाता है, मतलब ये उड़ते हैं, इनमें उड़ते क्या, मतलब पक्षियों जैसे नहीं उड़ते, लेकिन हवा से, मैंने कहा हवा से जाते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ हवा से जा रहे हैं, तो हवा में रहते हैं, तो पूरा जो आसमान है वो येलो येलो दिखाई देने लगता है, देखो कितना खूबसूरत लगता होगा। तो उसको हम बोलते हैं सल्फर रेन। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सल्फर रेन। अब इससे सल्फर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि सल्फर का कलर भी पीला होता है और ये पूरे स्काई को पीला पीला कर देते हैं, इसलिए इसको सल्फर की बारिश या सल्फर वर्षा कह देते हैं, सल्फर रेन, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं। लेकिन गिंको में जो नर युग्मक होता है वो चल नहीं होता, मतलब उड़ता नहीं है, या क्या नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, कोन के कोन में ही रहता है। तो ये इसको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये टेरिडोफाइटा से कोई रिलेशन है। जिम्नोस्पर्म में तो सारे कैसे हैं, चल नर युग्मक है, सभी में पंख है, साइकस में भी है, पाइनस में भी है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी एक दो चीजें हैं, इसकी संरचना जब देखी तो देखा स्टेम में भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसको जीवित जीवाश्म में रखा गया है, लिविंग फॉसिल्स। जो ऐसे पेड़ जो जिंदा तो है लेकिन पुराने कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब पुराने पादपों के लक्षण शो करते हैं, जैसे पुराने जिम्नोस्पर्म रहे होंगे डायनासोर के टाइम में, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये गिंको जो है वो डायनासोर के टाइम पे रहा होगा और अभी तक जिंदा है। तो डायनासोर तो मर गए, ये जिंदा है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, लिविंग फॉसिल कह दिया। और इसमें कुछ फॉसिल जैसे लक्षण भी हैं। तो ऐसा पत्ती का प्रिंट मिला था गिंको। ये जो गिंको है इसके फ्रूट भी खाए जाते हैं। अब मैं आपको बोलूंगी, अभी मैंने बोला जिम्नोस्पर्म में तो फ्रूट बनते ही नहीं, है ना, तो इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म का लिविंग फॉसिल कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट है, इसके फ्रूट खाए भी जाते हैं। कहाँ मिलता है ये, चाइना में बहुत मिलेंगे आपको, और इनको मेडिसिन यानी दवाइयों की फॉर्म में भी यूज करते हैं गिंको को,
ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आर्थिक महत्व पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे, ये जो चीजें बताती जा रही हूँ ना, ये आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चाइना में मिलता है और कई दवाइयों में यूज होता है, जैसे अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या डिजीज होती है, जो अल्जाइमर है वो डिजीज में क्या होता है, मेंटल जो है रिटायर्डेशन हो जाता है, हम भूलने लग जाते हैं चीज़ों को, है ना, ऐसी भूलने की बीमारी सी हो जाती है, उसमें स्ट्रेस की दवाइयों में इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया में भी मिलता है ये गिंको, कई जगह आपको मतलब नेपाल के आसपास के बॉर्डर पे, हिमालय पे, इस जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने नहीं देखा है। ये क्या है, वही आर्थिक महत्व पे आ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो पाइनस के बीज, ये पाइनस के बीज है जिनका कॉमन नेम है चिलगोजा। चिलगोजा, ये जो चिलगोजा है ये खाए जाते हैं, जैसे हम ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, काजू बादाम, ऐसे ये भी मार्केट में मिलते हैं, कभी ट्राई करना। ये पाइनस के बीज हैं। और कौन से पाइनस के, सारे पाइनस के बीज नहीं खाए जाते हैं। एक पाइनस की स्पीशीज है पाइनस गरार्डिएना। पाइनस गरार्डिएना के जो बीज हैं वो खाए जाते हैं। ठीक है, चिलगोजा जिसको कहते हैं, इसको छील के खाते हैं, वो छिलका है बुरे कलर का, खाए हुए मैंने, ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं है इसमें, टेस्टलेस है। चलिए, और हाँ महंगे भी मिलते हैं, 4000 रुपये किलो, बस शौक था खाने का तो खा लिया, 4000 रुपये किलो, है ना, डिपेंडिंग ऑन द जहाँ आप रहते हैं उस पर। चलो, और आगे क्या है कहानियाँ। ठीक है, आई थिंक सारा सब कुछ हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से लेके, अब साइकस में आप लिख सकते हो, इसको घरों में डेकोरेशन के लिए काम में लिया जाता है ना। बाकी पाइनस, अब पाइनस के बीज क्यों खाए जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं, हमें देते हैं, पोषक तत्व। अब जो हम अल्टरनेटिव जनरेशन की बात हर टॉपिक के साथ करते आए हैं, यानी पीढ़ी एकांतरण, इसमें भी होगा, सब में ही है, ब्रायोफाटा से शुरू हो गया। तो हर बार मैं बनाती हूँ, अब क्योंकि बार बार सेम चीज बनाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा आपको एक पिक्चर से भी बता देते हैं। ये पाइनस का या कोई भी साइकस मान लो, वैसे तो पाइनस ये देखो लंबा सा दिख रहा है, साइकस नहीं है। इसमें क्या होंगे, दो तरह के कोन बनेंगे, एक तो बनेगा मादा वाला, शॉर्ट में समझ लो सबको, जब पीढ़ी एकांतरण, ये नर शंकु दिख रहा है आपको, ये मादा शंकु, आपको सिंबल दिख रहा है मादा का, ये मादा का सिंबल है। ठीक है, इसमें ओव्यूल बनेंगे, मतलब बीजांड बनेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, बीजांड बनते हैं पत्तियों के अंदर, गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर। ये रहा वो पत्ती, पत्ती के नीचे की साइड क्या होता है, बीजांड होता है। इधर क्या बनेगा, माइक्रो, यानी कि नर युग्मक बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। नर युग्मक किसके अंदर, लघु बीजाणु के अंदर। अब इसकी डिटेल मैं नहीं बता रही, वैसे तो इसमें 2 लघु बीजाणु होते हैं, इसमें 2 ओव्यूल होते हैं, इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। दोनों आए, क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ ये 2n है, युग्मक बनते हैं तब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस लिखा हुआ है यहाँ पे। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, नर युग्मक यानी पोलन बन गए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, परागकण। परागकण कैसे हैं, मैंने आपको शेप बताया, ऐसे पंख युक्त हैं पीले कलर के पाइनस के, यहाँ पे दिख भी रहे होंगे आपको, क्योंकि ये पाइनस का ही है। ठीक है, बन गया, ये देखो पूरा बताया भी है, 2 लघु बीजाणु, इसके अंदर 2 धानियां हैं, जिसमें ये पोलन ग्रेन, ये रहा येलो कलर का होता है, सल्फर वर्षा कहते हैं, वो बात कर चुके हैं। ऐसे ही इसमें क्या बन रहा है, गुरु बीजाणु बन रहा है। गुरु बीजाणु आगे जाके क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा, ये रहा वो ओव्यूल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बीजांड। इसके अंदर ये है अंड, बीजांड के अंदर ही क्या होता है, अंड। दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होगा, 2n, ये n था क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होके आया है, ये भी n था, 2n बना, जाइगोट बना, सीड बना, और सीड से प्लांट बन गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पीढ़ी एकांतरण है वो पूरा प्रॉपरली है, मतलब युग्मकोद्भिद और बीजाणोद्भिद पीढ़ी दोनों एक जैसी बन रही है। जैसे देखो, अगर यहां से इतना पोर्शन आप देखो, ये पूरा युग्मकोद्भिद का है, ये भी पूरा युग्मकोद्भिद का है। जब निषेचन होता है उसके बाद 2n होता है, और 2n को ही बीजाणुद्भिद कहते हैं, ये वाली बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। तो
युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, फिर सीड बना, सीड से पेड़ बनेगा, पेड़ से फिर ये कहानी होगी, युग्मकोद्भिद बनेगा, फिर बीजाणुद्भिद बनेगा, तो पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। इसमें द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण चलता है। अभी पीढ़ी एकांतरण आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें फिर से हम पढ़ लेंगे। बाकी इनको समझते चलो, क्योंकि बार बार हर का साइकिल बनाना हम उस टाइम पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं शुरू से पीढ़ी एकांतरण पे जोर देती आ रही हूँ, क्योंकि पीढ़ी एकांतरण पढ़ना है हमें अभी। तो इसी के साथ आज का हमारा जो जिम्नोस्पर्म का टॉपिक होता है वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा और अब वही कहानी सब इजी होने वाली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म। तब तक के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर का।